ओके, लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिना बातें किए। अब ध्यान दो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बातें बंद, कृषा यहाँ पे। तो फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिखो बातें बंद, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है तो इसको हम लोग बोलेंगे RLVP। जो जाके रिमोट लेके आओ। सेकंड इज elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, FP कभी यूज नहीं किया इसलिए पूरा लिख दिया एक बार। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका सिंबल रहता है पाई। चलो लिख दो। तो RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। टर्बो मोड कहाँ पे है? नहीं, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो थोड़ा सा अपने फील होगा। लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव्स, मतलब कॉलिगेटिव, ठीक है। कॉलिगेटिव, ये वर्ड कॉलिगेटस ऐसे कैसे वर्ड से आता है, ठीक है। इसका मीनिंग रहता है ग्लू लाइक, ग्लू लाइक, ठीक है। तो देखो भाई, ग्लू अगर हम लोग बहुत कम लेंगे तो शायद वो उतना एडिशन दिखा नहीं पाएगा, बट अगर ज़्यादा लेंगे तो उसकी एडिसिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, बातें मत, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो सल्यूट पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखेगी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जितने सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? नाम रीड करने आता है, लोअरिंग का मीनिंग सबको समझ में आता है, ओके। तो जितने सल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सारा यहाँ पे बाद में, पहले इसका मुझे आंसर दो। जितने सल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा। दिख रहा है लोअरिंग लिखा है उसके अंदर, तो उतना वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों होगा वो बाद में देखा जाएगा एक एक करके। अब दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितने सल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितने सल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितने सल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है इन सब का मीनिंग, और ये ऐसा क्यों होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले ये लिख दो। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेपर प्रेशर। एक्चुअली वेपर प्रेशर रहता क्या है वो देखेंगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब ध्यान दो, वेपर प्रेशर, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। वेपर प्रेशर इज, मेरे पास एक कंटेनर है एंड कंटेनर के अंदर कोई एक लिक्विड है, ठीक है। कंटेनर के ऊपर है क्या है बे? कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब अरे गधो, वैक्यूम है, वैक्यूम। कुछ नहीं है मतलब क्या है? वैक्यूम है। अब
अबे साला ओके, अब ध्यान दो। ये हमारे कंटेनर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिक्विड के, सॉरी कंटेनर के नहीं। इनिशियली ऊपर क्या था? वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम था, ठीक है। अब जब ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? ऐसे ही सोल्यूशन अगर पड़ा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होना स्टार्ट होगा? इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा, लिक्विड इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं? सरफेस के। किसके मॉलिक्यूल जाते हैं? सरफेस। तो ये सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे धड़ाधड़ ऊपर जाना स्टार्ट होंगे। एंड इनिशियली इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इधर पे ही एक्चुअली इनिशियली मतलब यहाँ पे, ठीक है। इवेपोरेशन का रेट क्या है? बहुत फास्ट है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे फिर बाद में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कुछ टाइम के बाद आ गए। ये समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे ही वेपर ऊपर आ गया तो वेपर में भी और एक टेंडेंसी है, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं और क्या होता है? कंडेंस होता है। कंडेंस होके वापस नीचे आना स्टार्ट होता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो देखो भाई, इनिशियली इवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा था। इधर जरा ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऊपर कुछ था क्या? तो सारे मॉलिक्यूल ऐसा धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं। बट फिर कुछ टाइम के बाद ऊपर मॉलिक्यूल्स आने लग गए। तो अब इसके बाद अगर और मॉलिक्यूल्स आने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजीली जा पाएंगे कि ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर का एरिया भरा हुआ है। तो इवेपोरेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एंड उसके साथ जैसे ही ऊपर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बन गए तो ये मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होकर क्या होना स्टार्ट होंगे? नीचे आना स्टार्ट होंगे। समझ पा रहे हो? फिर बाद में एक पॉइंट आता है जब यहां पे ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे बहुत सारा सैचुरेशन हो गया। सैचुरेशन समझ में आता है ना? मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई है। एंड ऊपर से नीचे आने वाले मॉलिक्यूल्स, इनका नंबर क्या हो गया? दोनों का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये याद है? कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। अब मतलब क्या हो रहा है? तो एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, कम होंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो भाई, इनिशियली प्रेशर कितना था? 0। वैक्यूम में प्रेशर 0। फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। फिर बाद में एक पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है? स्टेबल, मतलब कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाने बोलूँ तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? याद है इसका ग्राफ? ये हम लोगों ने किया था भाई। तो प्रेशर वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ ऐसे कुछ आता है। 0 से स्टार्ट होता है, वैक्यूम से बढ़ते जाता है, फिर बाद में एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? किस वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं? जहाँ पे वो कांस्टेंट होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। कहाँ पे वेपर प्रेशर बोलते हैं? जहाँ पे कांस्टेंट होता है। मतलब क्या क्या रिलीज हो रहा है, क्या रीच हो रहा है वहाँ पे? इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत इसमें? ये समझा? ओके, अब इसमें ध्यान दो, क्या हो रहा है? कोई एक लिक्विड है H2O लेट अस से, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O गैस में। अब इक्विलिब्रियम पे है, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, बराबर। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्या आएगा? क्या मतलब फॉर्मूला बताओ। प्रेशर ऑफ H2O गैस अपॉन, ओके, अब मुझे बताओ गधो, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है क्या? नहीं करता। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड नहीं होता, क्योंकि लिक्विड तो प्रेशर देता ही नहीं है। लिक्विड का कुछ प्रेशर नहीं रहता, गैस का प्रेशर रहता है। समझ में आ रहा है? एंड दिस प्रेशर ऑफ H2O गैस
एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज, ये समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, समझे? अब यहाँ पे ध्यान दो, लेट अस से मैंने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। तो वेपर ज्यादा हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो अब मुझे दूसरे किसी टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेशर है वो निकालना है। कैसे निकालूं? ओके, देखो ध्यान दो, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2। टेम्परेचर 1 पे हम लोग वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, टेम्परेचर 2 पे हम लोग बोल रहे हैं विच इज इक्वल टू KP1 एंड बराबर दो अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब एक टेम्परेचर का मुझे KP1 पता है, दूसरे टेम्परेचर का KP2 निकालना है। कैसे निकालते हैं? नहीं, वापस एक बार, एक किसी टेम्परेचर का K1 मुझे पता है, दूसरे किसी टेम्परेचर पे मुझे K2 निकालना है। कैसे निकालते हैं? अभी तक कुछ फायदा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज ऐसे झक मराने के लिए हम लोगों ने बाय हार्ट किया सालों। झक मराना मतलब मक्खियाँ मारना, बाय द वे, वैसे गाली वाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बताओ। तो हाँ क्या रहता है, क्या हुआ? हाँ अच्छी रियल मीनिंग है उसका। हाँ तो क्या हुआ? तो उसे झक मारने का मीनिंग पता चला इसलिए ऐसे की क्या कि अच्छा ये रहता है। ओके ओके, हम लोग यूज करते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। क्या यूज करते हैं सालों? बताएगा कोई अभी वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है? नहीं। ओके, ln K2 by K1 is equal to delta H by R T2 minus T1 अपॉन T1 T2। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमारा जो K2 है वो हम लोगों ने क्या पकड़ लिया है? P2, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर 2। तो दिस इक्वेशन बिकम्स ln P2 by P1 is equal to delta H by R T2 minus T1 upon T1 T2. This equation is called as Clausius-Clapeyron equation, जो हम लोगों ने पहली बार पढ़ी है। तो लिखो, इसका नाम हो जाता है Clausius Clapeyron equation, ठीक है? Clausius-Clapeyron equation लिखो एंड करो। तुम लोग प्रवचन क्यों सुनते हो बे सालो? मतलब वैसे क्या चालू क्या रहे हो तुम लोगों का? हाँ तो दूसरे सर का आदत है, मैं भी मतलब 11 से पढ़ा रहा हूँ ना बे। ऊपर हेडिंग थी रे, मतलब थोड़ा शर्म ऐसे कुछ। हाँ मतलब वेपर प्रेशर लिखा है मैंने, वेपर प्रेशर। हाँ बोलो, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था? हाँ हाँ, बट कंडेंसेशन उस हिसाब से थोड़ा कम रहता है। हाई टेम्परेचर पे कंडेंसेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो नहीं, इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ना, टेम्परेचर चेंज करने से राइट या फिर लेफ्ट में जाता है। अब यहाँ पे वो राइट में जाएगा, बिकॉज हीट करने से वेपराइजेशन हीट एब्जॉर्ब करता है ना, तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, तो वेपरेशन का रेट कम होगा। रेट नहीं मतलब एक्सटेंट कम होगा। जल्दी वेपर प्रेशर एंड प्रेशर में एक बहुत बड़ा अंतर है। मेरे पास कोई गैस है, नहीं रुको, मजा नहीं आएगा। शांति, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गलत हुआ मेरे साथ। अब ध्यान दो बे, अब ऐ समझो भैया आप, रुको रुको अभी, चलो। जब कभी हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, अब जब कभी हम लोग गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, ध्यान दो, पहले कितने पार्टिकल्स थे? 16। अब प्रेशर बढ़ाने से, बस यहाँ पे ध्यान दो,
प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे पार्टिकल्स कम होने वाले या फिर ज्यादा होने वाले हैं क्या? नहीं, पहले 16 थे तो अभी भी कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर। ज्यादा पार्टिकल्स बड़े एरिया में। हाँ। अब यहाँ पे इतने मतलब 16 पार्टिकल्स बड़े एरिया में एंड 16 पार्टिकल्स उसके हाफ एरिया में। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेंगे? हाफ एरिया में, क्योंकि यहाँ पे वो धड़ाधड़ कोलाइड करेंगे कम जगह में, इधर ऐसे थोड़ा स्लो कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रेशर बढ़ता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें कोई दिक्कत ना? मतलब प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर एक्चुअली मतलब कंप्रेस करने से प्रेशर क्यों बढ़ता है वो समझ में आ रहा है। अब लिक्विड में क्या होता है पीछे ही जाके करेंगे, यहाँ पे अपने पास पहले से डायग्राम, बट हाँ अच्छा इसके ऊपर पिस्टन नहीं है ना। अब ध्यान दो, लिक्विड में क्या होता है तुम लोग बताना। मतलब पिस्टन एंड अभी ऊपर गैस थी क्या? नहीं, पहले अपने पास कुछ लिक्विड था एंड इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वेपर्स है, वेपर के पार्टिकल्स है। अब ध्यान दो, जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ाऊंगा क्या होगा, क्या लगता है? करेक्ट। जो अब देखो प्रेशर बढ़ाना मतलब क्या? वॉल्यूम कम कर देना। अब कम वॉल्यूम में गैस में तो कुछ हो नहीं सकता था, गैस में वो गैस कंप्रेस हो गई थी, बट यहाँ पे कम वॉल्यूम में जब मैं वेपर मतलब ऐसे प्रेशर लगाऊंगा तो ये वेपर मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स थे ना बे, जो लिक्विड के अंदर घुस जाएंगे। तो पहले 16 पार्टिकल थे तो अभी कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एरिया आधा हो गया, मतलब वॉल्यूम आधा हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने बचेंगे? आधे बचेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए ना बे, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए वेपर्स अंदर चले जाएंगे। फॉलोड? पक्का? तो प्रेशर बढ़ाने से वेपर प्रेशर के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? लिख दो। तो ये गैस का है, ठीक है। हेडिंग चाहिए तो पहले लिखना इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ऑन गैस एंड ऑन लिक्विड, एंड लिक्विड मतलब उसका वेपर प्रेशर। हाँ बोलो। हाँ यस, देखो अब गैस को कंप्रेस करने से गैस तो मतलब उतनी उधर रहने वाली है, बट जब लिक्विड को हम लोग मतलब वेपर्स को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये वाटर है एंड ये वाटर का वेपर है, जब हम लोग उसको दबाएंगे तो वो गैस के पार्टिकल्स वाटर में वापस लिक्विड बन के निकल जाएंगे ना, कंडेंसेशन होगा ना, मतलब इधर इनके पास कोई वे आउट नहीं था, बट इधर वे आउट है, वो पानी के अंदर घुस जाएंगे, समझा, कंडेंस हो जाएंगे। तो पहले 16 पार्टिकल्स के 8 हो गए, तो प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं, समझे? लिख दो। इसके ऊपर इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आते थे, बट अभी इंटीजर नहीं मतलब न्यूमेरिकल, बट अभी वो चैप्टर निकल गया है गैसियस स्टेट, तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन लेता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग नहीं है, लोवरिंग पहले पढ़ने वाले हैं, लोवरिंग होती क्यों है, ठीक है। सब जन ध्यान दो, हेडिंग लिखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान दो। इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं फर्स्ट, व्हेन नॉन वोलेटाइल, बातें बंद, सल्यूट इज एडेड, ठीक है। जब एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया जाता है तो क्या होता है वो समझ रहे हैं पहले, ठीक है, ध्यान दो। देखो भाई, वही अपना पहले का सिनेरियो, लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर क्या है? वैक्यूम, एंड
लेट अस से इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर है। अभी ये प्योर क्या है, सल्यूट है या सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट। लिक्विड है मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड ये 10 पार्टिकल्स से यहाँ पे ध्यान दो जरा, अब इसका ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर है, हाँ ये क्या है, प्योर। प्योर क्या बोला मैंने? इस प्योर सॉल्वेंट का जो इनिशियल वेपर प्रेशर है इसे हम लोग बोल रहे हैं P0 A। क्या बोल रहे हैं? लेट अस से दिस P0 A इज 100 mm Hg, चलेगा, ठीक है। तो इसका P0 A कितना है? 100 mm Hg। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया है? ऊपर देखो हेडिंग क्या है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल? हाँ, जो खुद गैस में इवेपोरेट नहीं हो सकता, बराबर। अब ऐसे यहां पर पहले तो प्योर जो सॉल्वेंट था उसके कितने मॉलिक्यूल थे? 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से लेट अस से 1 2 एंड 3, ये 3 मॉलिक्यूल अभी किसके बन गए? क्या ऐड कर रहे हैं? सल्यूट के। समझ में आ रहा है? तो 10 में से अगर 3 मॉलिक्यूल सल्यूट के है, पहली बात इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इसमें कितना है? 10 में से अगर 3 पार्टिकल्स सल्यूट के है 3/10 या फिर 0.3, ये सबको इतना ओरली समझ में आता है पक्का। अब ध्यान दो बे, वेपराइजेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं? मैंने बोला था सरफेस के। किसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होता है? सरफेस। जब सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स थे तो ऊपर भी कितने मॉलिक्यूल्स गए? 10। अब सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? 7, तो ऊपर भी कितने जा पाएंगे? तो वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कितने बनाए मैंने? 8 बनाए क्या? 8 बनाए, तो 7 रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज जब हम लोग सॉल्वेंट में कुछ सल्यूट ऐड कर देते हैं तो सरफेस थोड़ा सा किस पार्टिकल्स से कवर हो जाता है? सल्यूट पार्टिकल्स, एंड इवेपोरेशन में हिंड्रेंस लाता है। समझ में आ रहा है ना बे? पहले 10 के 10 पार्टिकल्स सॉल्वेंट के थे, धड़ाधड़ ऊपर जा रहे थे, बट अभी 10 में से 3 पार्टिकल्स किसके आ गए? सल्यूट, तो सरफेस पे 7 पार्टिकल्स आ गए। 7 पार्टिकल्स से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? रेट कम होगा, तो ऊपर भी पार्टिकल्स कम जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। थियरी में किसी को कुछ दिक्कत? पक्का? ओके। तो अब ये जो नया प्रेशर है इसे हम लोग बोलने वाले हैं PA। P0 है मतलब इनिशियल, PA मतलब फाइनल, मतलब सल्यूट ऐड करने के बाद, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कितना बचेगा? तो ये ओरिजिनल का थोड़ा सा फ्रैक्शन रहने वाला है। ओरिजिनल कितना था बे? 100। अब 100 कब था? जब सिर्फ सॉल्वेंट था, 100% सॉल्वेंट। अब यहाँ पे कितने परसेंट सॉल्वेंट है? 70%। तो 70% सॉल्वेंट से 70% प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे कितना प्रेशर बनेगा? मैं नंबर्स पहले इनिशियली इसलिए इजी रख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आए। ध्यान दो, जब 100% प्योर सॉल्वेंट था तो प्रेशर कितना था? 100, बट अभी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 70। समझा ना? 10 में से 3 चले गए तो 70% है, तो अभी सिर्फ 70% का वेपर प्रेशर आएगा, तो 100 का 70% कितना होगा? 70। समझे? तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा? 70 mm Hg। एंड इसका फॉर्मूला अभी जरा ध्यान दो, PA इज इक्वल टू P0 A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ध्यान दो, अगर यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो कि परसेंटेज 70% है, 70% का फ्रैक्शन कितना होगा? 70% 0.7। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करने का? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिलता है ना भाई? तो वैसे अगर फ्रैक्शन कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड। तो यहाँ पे अगर 70% था मतलब फ्रैक्शन कितना था? 0.7। 0.7 इंटू 100, तो फॉर्मूला समझ में आ रही है?
पक्का? श्योर हो? ओके, ये मैंने डायरेक्ट बताया, ये ऐसे बताना है, इससे बदले और एक मतलब अपना लॉ है, वो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये लिखना मत, ये अभी के लिए लिखना मत, मतलब ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन अलग से बताने वाला हूँ, ठीक है? ये इतना समझ में आ रहा है? श्योर हो? लिख दो, ये इतने डायग्राम बनाओ, फिर बाद में इसकी थोड़ी थियरी लिख देंगे। जल्दी बनाओ डायग्राम। इसके ऊपर 2 पॉइंट लिख दो पहले। पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in volatile solvent, when a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent. Some fraction of its surface area when a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, comma, some fraction of its surface area is occupied by solute particles, is occupied by solute particles. क्या लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है? is occupied by solute particles. पहला पॉइंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, as the whole surface area is not available for evaporation, as the whole surface area is not available for evaporation, as the whole surface area is not available for evaporation, rate of evaporation decreases, rate of evaporation decreases, this is called as lowering of vapor pressure, ठीक है? उसके आगे लिख के देने की जरूरत है ना, as rate of evaporation decreases, vapor pressure decreases, चाहिए तो rate of evaporation decreases ब्रैकेट में vapor pressure decreases, ठीक है? रेट रुको कहाँ पे पहुंचे हो? decreases, as whole surface area is not available for evaporation, rate of evaporation decreases. हाँ, this is called lowering of vapor pressure, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स रॉल्ट्स लॉ, ठीक है? रॉल्ट्स लॉ, the vapor pressure of a solution, the vapor pressure of a solution when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, is directly proportional to, is directly proportional to the mole fraction of solvents, is directly proportional to mole fraction of solvents, ठीक है? is directly proportional to mole fraction of solvents, ठीक है? आगे बढ़े? ओके, अब ध्यान दो जरा, इसके लिए एक एग्जांपल, 3 सोल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है? पहला वाला प्योर है 100%, या फिर 100% मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्वेंट का? 1, ठीक है? अब 100% पे जो वेपर प्रेशर है, तुम लोग जल्दी जल्दी बता रहा, वो है P0 है, 100% मतलब ओरिजिनल P0 है, लेट अस से 200 mmHg, ठीक है? सोल्यूशन 2,
ये ये बन गया 0.8 एंड सल्यूट ऐड किया 0.2 एंड दूसरा वाला ये हो गया 0.5 एंड सल्यूट भी ऐड किया 0.5। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर देना। कहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें सल्यूट ज्यादा ऐड किया है, हाफ फ्रैक्शन सल्यूट का है, हाफ फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। यहाँ पे सल्यूट थोड़ा सा कम ऐड किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा, बट इतना कम नहीं होगा, बट यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? दोनों में कोई दिक्कत? अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे कितना परसेंटेज है सॉल्वेंट का? परसेंटेज इधर 80% दिख रहा है, 80% सॉल्वेंट का 80% है। तो ओरिजिनल 100% था तब कितना था प्रेशर? 200 था। अभी 80% रहेगा तो 200 का 80% कितना होता है? 160। तो यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा? 160। यहाँ पे PA, अभी P नॉट नहीं यूज करेंगे, अब PA कितना आएगा? 160 mmHg। एंड यहाँ पे परसेंटेज कितना है सॉल्वेंट का? 50। तो 50% के लिए कितना आएगा? 100। तो यहाँ पे PA आएगा 100 mmHg। ये समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये 80% वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो तो अभी रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी कैन राइट दैट PA is directly proportional to mole fraction of A solvent। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PA is equal to सम K psi A। अब ये K की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ध्यान दो बे। अब इस K की वैल्यू निकालने के लिए लेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि psi A 1 बन गया, चलेगा? अब जब psi A 1 बनता है तो हम लोग प्रेशर को कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? 200। ओके, उसको क्या बोला था? P नॉट A। दिख रहा है क्या? अरे ना, मतलब जब psi A 1 रहता है तो प्रेशर कितना बनता है? P नॉट A। तो when psi A becomes 1, PA becomes P नॉट A बराबर। अब यहाँ पे देखो भाई ये psi 1 हो गया तो PA इज इक्वल टू क्या बन रहा है? और एंड PA इज इक्वल टू ओनली K। यहाँ से अगर मैं psi 1 पकड़ूंगा तो PA इज इक्वल टू K, दिख रहा है? एंड एक्चुअल में हम लोगों ने तभी PA को क्या बोला था? P नॉट A। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन K इज इक्वल टू P नॉट A। तो यहाँ पे देयरफॉर K इज इक्वल टू P नॉट A। अब ये वैल्यू अगर मैं इधर ओरिजिनल फॉर्मूला में पुट कर दूं तो PA इज इक्वल टू P नॉट A psi A। खत्म। ये इस फॉर्मूला की छोटी सी डेरिवेशन, बट इतनी डेरिवेशन की जरूरत थी क्या? वो अपने डायरेक्ट फ्रैक्शन, उतना फ्रैक्शन है वो समझ में आ रहा है ना भाई? ओरिजिनल का उतना फ्रैक्शन आएगा, खत्म। ठीक है, बट ये उसकी डेरिवेशन है, लिख दो। कुछ दिक्कत होगी तो पूछो। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग कितने अमाउंट से हो रही है? ध्यान दो भाई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कितना था? 200 एंड लोअरिंग कितनी हो गई? ओके, तो लोअरिंग कितने से हुई? 40 से। 40 mmHg की लोअरिंग हुई, या फिर पहले ओरिजिनल 200 था, इस वाले में कितने से लोअरिंग हुई? 100 से। दिख रहा है? और 200 का 100 हो गया तो लोअरिंग कितना हुआ? 100। या फिर 200 से 160 हुआ, लोअरिंग कितना हुआ? 40।
तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा पी, चेंज इन वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है, इज ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी ए। इसमें कोई दिक्कत ना? इसमें टर्म समझ लो, पी नॉट माइनस पी ए, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ए? ओके, तो पी नॉट ए शाई ए, क्या कॉमन निकलेगा? ओके, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस शाई ए क्या देता है? शाई भी देता है, क्या देता है? शाई बी। यहाँ पे याद दिलाता हूँ, शाई ए प्लस शाई बी, टोटल परसेंटेज कितना रहता है भाई? हमेशा 100। तो टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है? 1। एंड शाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस शाई ए। ये याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो शाई बी इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस शाई ए। ये जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई बी। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, सारे टर्म्स हम लोग लिख देते हैं। डेल्टा पी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent, PA is vapor pressure of solution, ठीक है। शाई ए शाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख के देने की जरूरत है, पक्का? ओके, अब लास्ट ध्यान दो। अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव चेंज? हाँ, क्या क्या क्या? विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर, तो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव एलवीपी, ठीक है, चलेगा ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो आरएलवीपी क्या रहता है? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर को हम लोगों ने क्या बोला है? हाँ, डेल्टा पी बोला है। एंड ओरिजिनल वेपर प्रेशर को क्या बोला है? पी नॉट ए बोला है। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए यहाँ पे ही है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए क्या बन जाएगा? शाई बी। इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो सिंस डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू शाई बी इंटू शाई बी, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बिकम्स जस्ट शाई बी। इसमें कोई दिक्कत? तो शाई बी क्या है पे? मतलब इसका मीनिंग मोल क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाऊंगा तो शाई भी बढ़ेगा या कम होगा? शाई भी बढ़ेगा। शाई भी बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ध्यान दो, वापस घई मैंने, देखो भाई, सल्यूट के पार्टिकल्स जब बढ़ा रहा हूं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? 160 100 वेपर प्रेशर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे कितने से लोअरिंग हुई थी? 40 से। यहाँ पे कितने से हुई थी? 100 से। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना भाई? समझ, लोअरिंग बढ़ रही है, ठीक है, डेल्टा पी बढ़ रहा है, एंड जिसकी वजह से फिर रिलेटिव लोअरिंग भी बढ़ेगा, आरएलवीपी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, आरएलवीपी is directly proportional to number of solute particle and the properties which depends on solute particles, number of solute particles is called as colligative property। क्या बोलते हैं उनको? अरे एकदम शुरुआत में लिख के दिया था। colligative property depends on, okay, and
Relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Why? Because it depends on only solid particles. Mole fraction of solid particle and mole fraction मतलब भाई जितने नंबर ऐड करूंगा उतना मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा. कुछ दिमाग में घुस पा रहा है? पक्का? Okay. What is the formula of mole fraction? पेजेस टर्न करने पड़ रहे हैं साला. NB अपॉन Na प्लस NB बराबर है. अब ध्यान दो बे, जनरली हम लोग सॉल्वेंट बहुत यूज करते हैं कि सॉलिड बहुत यूज करते हैं? सॉल्वेंट. समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ये बहुत सी बार सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज्यादा रहते हैं. समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? अब ये बहुत ज्यादा जब रहते हैं तो वी कैन से दैट Na प्लस NB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NB नहीं Na. B बहुत छोटा है ना बे, तो मतलब समझ लो कि मैंने 100 मोल पानी लिया, 100 मोल वाटर और उसमें मैंने 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी, मतलब 0.1 मोल. समझ में आ रहा है? तो 100 प्लस 0.1 100.1, जिसको राउंड ऑफ करके क्या ले सकते हैं? 100 ले सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे Na प्लस NB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na. ये जब मैं यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB बाय Na. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल्टा P अपॉन P नॉट A का फॉर्मूला बन जाएगा WB बाय MB. समझ में आ रहा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड अपॉन WA बाय MA. तो ये ऊपर चला जाएगा. ये अपना फाइनल फॉर्मूला बनता है. इसमें दुनिया भर के फॉर्मूलाज हैं मस्त मस्त. ठीक है, कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लो, नहीं रहेगी तो लिख दो. आई गेस यहाँ तक लिख के हो गया था. ठीक है, क्या हुआ? क्या वो अभी इस फ्रिक्शन की वजह से हुआ वो. हाँ नहीं अभी अपनी ये नहीं थी, अंशिका का हाथ नहीं था. अन्विता ना, अन्विता अभी थोड़ा याद होने लग गया है वैसे तो, बट अंशिका में ऐसे एकदम फीलिंग है ऐसे. अब ये दो तुम लोग आजकल अलग अलग क्यों? अच्छा हाँ, चेतन ने बिठाया है. याद तो बहुत आती रहेगी ना तुम्हें एक दूसरे की. बस भाई चलो एक्सप्लेन करना बंद करो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने दिया तो साले इतना कंफ्यूजन. देखो यहाँ पे अब पहली बात, डेटा पहले एक बार अच्छे से लिख देते हैं. शाये कितना आया? 9.5. कोई बात नहीं करेगा अभी. अपॉन 10. ठीक है. P नॉट A कितना दिया है? 300. तुम लोगों ने पहले PA निकाला. PA कितना आया? तो 300 इंटू 9.5 अपॉन दिस. ये कट आंसर आ रहा है 285. अब ध्यान दो जरा. अब फिर बाद में मैंने बोला डेल्टा पी इज जस्ट चेंज. तो चेंज मतलब ओरिजिनल से इतना माइनस करना है. 300 में से 285 माइनस कर दिया, कितना आया? 15. अब ध्यान दो, अगर यही चीज तुम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके करो डेल्टा पी. हाँ तो मतलब अब ध्यान दो. हाँ चलो, तो यहां पे ये आया 300 इंटू शाई बी. अब अगर मतलब इस फॉर्मूला से मैं डेल्टा पी निकाल के दिखा रहा हूँ. डेल्टा पी का सिंपल फॉर्म तुम लोग ओरिजिनल माइनस जो आया है वो निकालो, 15 आएगा. एंड अगर ये फॉर्मूला से करोगे तो P नॉट A विच इज 300 इंटू शाई बी कितना आएगा? तो 0.5 अपॉन 10 ना. 1 माइनस करूंगा तो ये शाये है, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 0.5 अपॉन 10 बचता है. करके देखना चाहिए. तो ये कट इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 15. डेल्टा पी आया. अब आरएलवीपी के भी दो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो. ध्यान दो, आरएलवीपी का पहला फॉर्मूला रहता है डेल्टा पी अपॉन P नॉट A. व्हाट इज डेल्टा पी? 15 अपॉन P नॉट A 300. ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.05. करके देखना. एंड उसी बदले अगर तुम लोग आरएलवीपी का दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे
RLVP इज ऑल्सो इक्वल टू शाई बी। हाँ, वही डाउट था। क्या? मैं वही तो बोल रही थी कि इधर जो शायरी और वो शायरी दोनों सेम है। हाँ तो सेम ही है। तो मैं भी हमेशा सेम ही बोला, मैंने डिफरेंट एक भी बार नहीं बोला है। मैंने बोला डिफरेंट कभी नहीं? तो मैं भी 3 बार वही बोल रहा था। अरे कुछ भी ओके। वो तो शायरी तो पहले ही ढूंढ लिया था ना वो, अगर वो वाला फॉर्मूला। अरे तुम कैसे भी यूज करो, हाँ आंसर करेक्ट आनी चाहिए। ये फॉर्मूलाज इंटर रिलेटेड ही है। हाँ ओके चलो और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 grams of a non-volatile solute. Question: 20 grams of a non-volatile solute is added to. आज का लेक्चर कितने बजे तक है? ओके is added to 156 grams of benzene. 156 grams of benzene. 20 grams of a non-volatile solute. 20 grams of a non-volatile solute is added to 156 grams of benzene. Is added to 156 grams of benzene. ब्रैकेट में लिखना मोलार मास 78 ग्राम पर मोल। ब्रैकेट में लिखना मोलार, किसका मोलार मास दे रहा हूँ? बेंजीन का। हाँ चलो समझ में आता है। तो मोलार मास 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज, if vapor pressure of benzene is 200 mmHg, if vapor pressure of benzene is 200 mmHg and vapor pressure of solution is, and vapor pressure of solution is 150 mmHg, is 150 mmHg, then find molar mass of non-volatile solute. Then find molar mass of non-volatile solute. अब सबसे पहले तुम लोग डेटा लिखोगे बे। इस चैप्टर में डेटा इतना ज़्यादा रहता है ना कि वो लिखना आना चाहिए। सबसे पहले बिना टाइम पास किए डेटा लिखोगे। अगर आंसर दिया और गलत आंसर दिया तो बेइज्जती करूँगा मैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि डेटा पहले समझ में आना चाहिए इसलिए, ठीक है? नहीं उसको ही नहीं बोल रहा मैं, तुम लोगों की आदत है, ये सबकी आदत है सालों, इसलिए। चलो करो ओके। इसमें तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन पहले से पता रहनी चाहिए जो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैं पहले से ही बता दूंगा, ठीक है? ध्यान दो। क्वेश्चन इज 30 grams of a non-volatile solute is added to 156 grams of, is added to 360 grams of water. Vapor pressure of solution becomes, vapor pressure of solution becomes 570 mmHg. Find molar mass. Find molar mass of solution, of solute, ठीक है? अब यहाँ पे चलो एक एक करके मुझे बताओ, ये 30 ग्राम्स क्या है? हाँ, वेट ऑफ बी है, डब्ल्यू बी है, ठीक है? तो ये डब्ल्यू बी हो गया, विच इज 30। नेक्स्ट 360 ग्राम्स क्या है? डब्ल्यू ए है 60। नेक्स्ट 570 mmHg पी ए है, क्योंकि सोल्यूशन है ना बे, तो ये हो गया 570 mmHg। वाटर का मोलर मास तो यहां पे हर एक को पता है 18। क्या ढूंढना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कुछ तो मिसिंग है बे, पी नॉट ए नहीं दिया है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो बे। अच्छा ओके, अबे यार
सॉरी एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना भूल गया मैं, ये क्वेश्चन में ये इतना पार्ट लिखना भूल गया, वो थोड़ा लिख देना, ये लिखो नहीं तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों? हाँ बराबर, टू फाइंड आउट पी नॉट एक है, बट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है उससे हम लोग पी नॉट निकालेंगे, बराबर है, जो मिसिंग है, बट क्या है मतलब 100 पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। 100 डिग्री पे वाटर क्या होता है, बॉइल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखना एट बॉइलिंग पॉइंट, ये अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अगले टॉपिक का चैप्टर नहीं, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ाऊंगा। नोट एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर। एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कितना बनता है, 1 एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाता है, इसलिए धड़ाधड़ गैस ऐसे उड़ना स्टार्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है। बॉइल पे ऐसे बहुत जल्दी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हाँ ओके। तो अब ये 1 एटमॉस्फेयर है, बट अपने को ये 1 एटमॉस्फेयर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, mmHg। एंड हाँ इसलिए ये कभी भी mmHg में दिया रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कम रहता है। 1 एटमॉस्फेयर के आसपास पहुंच गया अगर कोई लिक्विड, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइल, इवेपोरेट नहीं बॉइल। बॉइल होगा मतलब वो पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसलिए हमेशा mmHg में दिया रहता है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी mmHg, 760 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पे P नॉट A is nothing but 1 atmosphere which is equal to 760 mmHg। बाकी ये पूरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है। अब इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था सेकंड नंबर का, बस चेंज क्या हो गया, P नॉट A दिया नहीं था, ठीक है, वो हम लोगों को निकालना पड़ा, मतलब पता रहना चाहिए, लिख दो। बाकी सब सेम टू सेम, यस बोलो 760 नहीं, देखो ये अभी के लिए याद रखना कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, बस ये अभी याद रखना, ये अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि क्यों। तो 1 एटमॉस्फेयर जो रहता है वो 760 mmHg, हाँ ये यूनिट कन्वर्जन है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है। मोलर मास, अच्छा हाँ 570 है ना, ठीक है, तो 6 आ रहा है, घटिया एकदम, क्योंकि किसी भी चीज़ का मोलर मास 6 नहीं करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, बट क्वेश्चन घटिया हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ का मोलर मास 6 हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं, चलो वो मैंने 570 बहुत ज़्यादा ले लिया था लगता है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया था ये, इसलिए 570 की वजह से। वो अगर कुछ छोटा नंबर रहता तो हाँ नहीं 560 से नहीं, वो अगर मतलब नहीं बहुत ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 700 ऐसा कुछ रहेगा तो मोलार मास ज़्यादा आएगा वैसा, बट अभी ठीक है। आंसर इसका 6 आ रहा है सबको, 6, ठीक है। क्या क्या हाँ बराबर है, 570 हाँ सॉरी 760 हाँ, तो 19 4 जा 760, 760 नहीं मतलब 76, 0 0 कैंसिल हो गए, 19 4 जा 76, जरा टेबल्स बाय हार्ट कर लो, 19 का टेबल नहीं आ रहा है, हाँ 60 नहीं 60 नहीं आएगा, 6 अच्छा तुम 6 ही बोल रहे हो, हाँ मैं 60 सुन रहा हूँ, करेक्ट है करेक्ट, 6 आ रहा है आंसर सबको, 6। आगे बढ़े, डन, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर व्हेन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सेकेंड टाइप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन when solute is volatile। अब जरा सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली बात इसमें टर्म्स एक बार डिसाइड कर लेते हैं।
ठीक है। टर्म्स देखो भाई, टर्म्स फॉर सल्यूट एंड टर्म्स फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान दो भाई, मास, मास के लिए क्या यूज करेंगे सल्यूट के मास के लिए? W B, सल्यूट के लिए B यूज होता है, एंड सॉल्वेंट के लिए W A। मोलार मास, जल्दी लिखना स्टार्ट करो, ये सब टाइम पास है। मोलार मास के लिए MB एंड सल्यूट के लिए MA। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए हाँ शाई बी एंड शाई ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, ध्यान दो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब यहां पे हमारे सल्यूट का भी वेपर प्रेशर है भाई, बिकॉज इट इज वोलेटाइल, दिख रहा है वोलेटाइल सल्यूट है। तो अभी सल्यूट के प्योर सल्यूट के वेपर प्रेशर के लिए क्या यूज करेंगे? P नॉट B, एंड सॉल्वेंट के लिए P नॉट A। ये समझे क्या? वेपर प्रेशर इन मिक्सचर या फिर वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में इन दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर हमेशा लोअरिंग होती है, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो सॉल्यूट के लिए क्या बनेगा? PB, एंड इसके लिए PA। ये टर्म्स समझ में आ रही है? हाँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, सब्सटेंस। हाँ। अब ध्यान देंगे, रॉल्स लॉ बाद में, पहले मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास दो चीज है, ठीक है। एक चीज को मैं बोल रहा हूं A, अब इसे मैं बोल रहा हूं A, ठीक है। एंड इस A का वेपर प्रेशर सिर्फ A है, सिर्फ A है, तो सिर्फ A का वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो भाई, सिर्फ A के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? P नॉट A। लेट अस से ये था 300, चलेगा? 300 mmHg। यहाँ बाय द वे mmHg को ही टॉर बोलते हैं, टॉर, ठीक है। एंड ये है B। अब B का भी कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है। वाई? बिकॉज B इज ऑल्सो वोलेटाइल, ठीक है। पकड़ लेते हैं कि B का प्योर वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे? P नॉट B कितना है? 200 mmHg, समझे? अब मैंने दोनों को उठाया, मिक्स कर दिया, फॉलोड। दोनों को मिक्स करूंगा तो दोनों का वेपर प्रेशर कम होगा, समझ पा रहे हो? अब ध्यान देंगे जरा अच्छे से। पहला जो मेरा मिक्सचर है, दोनों को मिक्स करने के बाद काला सोल्यूशन बना ले से, ठीक है। नहीं तो रुको, हाँ, कौन सा? वो दोनों को मिक्स करने से पर्पल बनता है, ये अपना पर्पल, ठीक है। ध्यान दो भाई, यहाँ पे लेट अस से मैंने ऐसा मिक्सचर बनाया है कि शाई A जो है वो है 0.9 एंड शाई B जो है वो है 0.1, चलेगा? देखो, ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो किसके वेपर ज्यादा रहेंगे? A के। क्यों है? बिकॉज इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, करेक्ट। एंड B के वेपर प्रेशर, सॉरी, वेपर्स कम रहेंगे बिकॉज उसका मोल फ्रैक्शन कम है। ओके, अब मुझे बताओ A का ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना था? अब यहाँ पे कितना परसेंट A है? फ्रैक्शन 0.9 है, तो 90% है। 90% ऑफ 300 कितना आएगा? 270, बराबर। तो यहाँ पे A का जो प्रेशर है उसे अभी हम लोग मिक्सचर में क्या बोलेंगे? PA। वो कितना होगा? 270। एंड यहाँ पे B का जो प्रेशर है उसे क्या बोलेंगे? PB। अब यहाँ पे B का परसेंटेज कितना है? 0.1 फ्रैक्शन है, परसेंटेज कितना है? 10%। 10% ऑफ 200 20। तो यहाँ पे B का प्रेशर कितना हो जाएगा? 20 mmHg। तो टोटल
कलर चेंज करेंगे, रुको अपना पर्पल यूज करेंगे, चलता है। विच इज PA प्लस PB, कितना हुआ? कोई दिक्कत? क्या क्या? ओके, तो यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ए का भी हुआ और बी का भी हुआ, टोटल वो बी से ज्यादा है, बट अगर ए का देखेंगे, ए का ओरिजिनल प्रेशर कितना था? 300, कितना हुआ? 270। बी का ओरिजिनल कितना था? कितना हुआ? 20 हुआ है। फिर टोटल वो 290 है, वो टोटल सोल्यूशन का है, बट सिर्फ ए और बी का इंडिविजुअली कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझे? अब मुझे बताओ यहाँ पे पी एंड पीबी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो पीए का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओके, पी नॉट ए, वेरी नाइस, इंटू शाई ए, एंड पीबी का फॉर्मूला? ओके, पी नॉट बी इंटू शाई बी। कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, पीबी, तो पीबी इज पी नॉट बी इंटू शाई बी। दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ, ठीक है? अरे अभी दिखा था थोड़ी देर पहले, बाद में वापस अभी लिखा के दे दूंगा। चलो कर लो, बनाओ जल्दी। हाँ एक काम करो, पहले स्पेस छोड़ के रॉल्स लॉ लिख दो मेरे लिए, क्योंकि अभी ये, हाँ क्योंकि ये लिखते लिखते तुम लोग पूरा लेक्चर तो खत्म करने वाले हो, तो साला मैं क्यों रुकूं? चलो रॉल्स लॉ, तुम लोग क्या जल्दी लिखोगे नहीं कि मैं आगे अभी रॉल्स लॉ और ये सब आगे कंटिन्यू कर पाऊँ? तो रॉल्स लॉ, हाँ दैट वाज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाउ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल नहीं। रॉल्स लॉ डेफिनेशन, फिर बाद में मैं भाग रहा हूँ, मैं क्यों रुकूं? लिखो, किधर गया बे, गुम हो गया, रुको। हाँ लिखो, वेपर प्रेशर of a component in a solution, vapor pressure of a component in a solution of two volatile substances, of two volatile substances, two समझ में आ रहा है ना, मतलब दो, दोनों के दोनों, of two volatile substances is directly proportional to mole fraction of that component, is directly proportional to mole fraction of that component, ठीक है? is directly proportional to mole fraction of that component, मतलब PA is directly proportional to psi A and PB, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखता हूँ, PB is directly proportional to psi B, एंड बाद में हम लोगों ने इसका कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाली थी, वापस सेम डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है? P नॉट A आता है, ठीक है? तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है देयरफॉर PA इज इक्वल टू P नॉट A psi A। ये वापस डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, पहले एक बार किया है, ये प्रोपोर्शनलिटी P नॉट A क्यू है वो लिखा है हम लोगों ने, ठीक है? वो एक बार रेफर कर लेना। एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B psi B, ठीक है? लिख दो, चलो। So with this we'll stop here till then.